अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबग्राम। वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आप लोग मेरे से वोकैबलरी तो रिक्वेस्ट करते ही करते हैं, लेकिन मैं देख रही थी रिसेंटली आप लोग मेरे से फ्रेजेस भी रिक्वेस्ट करने लग गए हैं। तो मैंने उन सब फ्रेजेस को नोट डाउन किया और उन सब को मिला के बाद आपके लिए ये लेसन बनाया है। ये आपको स्क्रीन पे 5 नज़र आ रहे हैं, लेकिन लेसन में इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो इन सब को मैं आज के लेसन में एक्सप्लेन करने लगी और ये सारी की सारी फ्रेजेस आपकी रिक्वेस्टेड फ्रेजेस हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छा जी, पहली फ्रेज है लूज एंड्स। लूज एंड्स हम कहाँ पर यूज करते हैं? रेफर्स टू अनफिनिश्ड टास्क, अनरिजॉल्व इश्यूज और माइनर डिटेल्स दैट स्टिल नीड टू बी एड्रेस टू कंप्लीट समथिंग फुली। देखिए, अगर कोई काम आप कर रहे हैं और उसमें कुछ चीजें रह गई हैं, कुछ छोटी मोटी चीजें होती है ना, छोटे मोटे काम रह जाते हैं, ठीक है, उनको लूज एंड्स कहा जाता है। जैसे आप कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, अब उस आपने मेनली तो वो रिपोर्ट आपने तैयार करी, लेकिन उसमें कुछ माइनर डिटेल्स हैं, कुछ छोटे छोटे काम हैं जो उसमें रह गए हैं, वो लूज एंड्स होंगे। आप असाइनमेंट बना रहे हैं अपने मतलब यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, ठीक है, आपने उसमें जो मेजर पार्ट है असाइनमेंट का अपना वो सारा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसमें कुछ छोटी मोटी डिटेल्स हैं जो आपने ऐड करनी, कुछ छोटी मोटी अमेंडमेंट्स हैं जो आपने करनी है, कुछ हो सकता है आपने कुछ इंफॉर्मेशन उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी हो, ख़त्म करनी हो, मिट करनी हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, जो मेन पार्ट तो कर लिया जाता है, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई हो किसी काम की, तो उसको लूज एंड्स कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि कुछ अनफिनिश्ड टास्क हो, वो लूज एंड्स कहलाते हैं। ठीक है, जो अभी अगर कोई इशू है तो कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी कुछ इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व करने वाले हों, ठीक है, उसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई हों, तो उनको लूज एंड्स कहा जाता है। आपने मेजर पार्ट कर लिया है, लेकिन कुछ और डिटेल्स जो है वो रह गई हैं किसी भी मामले की, तो वो उस मामले के लूज एंड्स कहलाएंगे। ठीक है, अब सेंटेंस देख लेते हैं। वी कैन सबमिट द रिपोर्ट येट, देयर आर स्टिल अ फ्यू लूज एंड्स वी नीड टू टाई अप। मींस कि हम अभी रिपोर्ट जो है सबमिट नहीं कर सकते। रिपोर्ट बन गई है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं करने वाली, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करने वाली। हो सकता है कोई डाटा ऐड करना हो, कोई मतलब स्टैट्स वगैरह ऐड करने हो उसके अंदर, कुछ भी। तो हमें भी उन लूज एंड्स को जो है वो टाई अप करने की ज़रूरत है, मतलब जो काम रह गए हैं उनको करने की ज़रूरत है, फिर हम रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे। इसी तरह से वी फिनिश मोस्ट ऑफ द वर्क बट अ फ्यू लूज एंड्स आर स्टिल हैंगिंग एंड नीड अटेंशन। मतलब ज्यादा काम हमने कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ छोटी सी चीजें रह गई हैं, थोड़ा बहुत काम रह गया है, जिसको के जो मतलब जो लटका हुआ है वो काम, और उसको हमारी तवज्जो की जरूरत है कि ताकि हम कंप्लीटली काम को मतलब खत्म कर सके, फिनिश कर सके। ठीक है, तो आई होप कि लूज एंड समझ में आ गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एज अगेंस्ट। एज अगेंस्ट हम यूज करते हैं जब हम किसी एक चीज को कंपैरिजन कर रहे होते हैं किसी दूसरी चीज के साथ। और ये तो जो है ना, एज अगेंस्ट, ये एक फॉर्मल जो है वो फ्रेज है। ज्यादातर जो है वो एकेडमिक जो राइटिंग होती है, फॉर्मल डिस्कशंस वगैरह, उसमें इस्तेमाल होता है, लीगल राइटिंग में इस्तेमाल होता है, लीगल जो लैंग्वेज होती है, जो लॉयर्स वगैरह यूज करते हैं, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर यूज होती है। ठीक है, वहां पर जो है वो इस फ्रेज का काफी इस्तेमाल किया जाता है, एज अगेंस्ट का। और इसका मतलब ये होता है इन कंपैरिजन विद, या एज अपोज टू, के बरअक्स, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं। ठीक है, वहां पर हम एज अगेंस्ट जो वो इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंसेस में बताती हूँ, जैसे कि we received 200 applications this month as against 150 last month। मतलब वो कह रहे हैं कि इस महीने हमें 200 एप्लीकेशंस जो है वो रिसीव हुई है, जो कि इस बात के बरक्स है कि पिछले महीने हमें 150 हुई थी। तो मतलब उसका कंपैरिजन किया जा रहा है कि इस महीने कितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई, उसका कंपैरिजन हो रहा है पिछले महीने हमें कितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई। ठीक है, तो वहां कंपैरिजन करते वक्त एज अगेंस्ट जो है वो इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से एज अगेंस्ट हिज प्रीवियस रिलैक्स्ड एटीट्यूड ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट इन टुडेस मीटिंग। मतलब उसका जो पहले का जैसा एटीट्यूड है और आज उसका जैसा मीटिंग के अंदर जो भी एटीट्यूड था, तो उससे जब उसका कंपैरिजन किया गया तो आज वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र आ रहा था मीटिंग के दौरान, जबकि प्रीवियसली पहले जो है वो उसका बड़ा ही रिलैक्स किस्म का एटीट्यूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एज अगेंस्ट क्या किया है हमने, उसके अब के जो भी उसका रवैया था, अब के रवैये को पिछले रवैये के साथ कंपैरिजन किया है। तो एज अगेंस्ट हमेशा कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट फ्रेज है हमारे पास हैंड टू माउथ। बड़ी कॉमन फ्रेज है ये।
आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा, फिर भी बस समझा देती हूँ, जाहिर है किसी ने रिक्वेस्ट की है तो। हैंड टू माउथ का मतलब होता है जिसको कहते हैं बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना। बचपन से हम उर्दू में पढ़ते आ रहे हैं ना, वो मुश्किल से गुजर बसर करता था, जो भी हम उर्दू में पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कोई इंसान सिर्फ इतना ही कमा रहा है, उसकी अर्निंग सिर्फ इतनी है कि उसके जो के रोजमर्रा के जो अखराजात है सिर्फ वही पूरे हो रहे हैं। मतलब कि खाना पीना, शेल्टर और जो कपड़ा है, सिर्फ इतना ही उसकी जो ज़रूरतें हैं ना वो सिर्फ पूरी हो रही हैं। वो किसी किस्म की कोई सेविंग नहीं कर पा रहा है वो इंसान, या उसके पास कुछ सेविंग में कुछ मौजूद नहीं है, या वो किसी किस्म की कोई कंफर्ट अपनी लाइफ में जो है ना वो नहीं ला पा रहा है, जिसको हम लग्जरी थोड़ा सा बोलते हैं, या वांट्स में एंटर होना जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं वो कर रहा। जो मतलब खाना भी उतना ही अफोर्ड कर पा रहा है कि जिससे बस उसका पेट भर जाए, मतलब जो जिंदा रह सके वो। शेल्टर के नाम पे बहुत एक मामूली सा शेल्टर होगा, घर होगा उसके पास, और कपड़ों के नाम पे बस समझ ले कि मामूली से कपड़े, कि उसका जो तन है वो ढांपा जाए बस। ऐसे लोग हैंड टू माउथ होते हैं कि बस उनके पास इतने ही अर्निंग सोर्सेज होते हैं कि जिससे वो सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर सके, तो उसको हैंड टू माउथ कहते हैं। Despite working long hours, many people in low wage jobs live a hand to mouth life. देखिए बहुत से लोग आप देखेंगे कि जो बड़े लंबे घंटों तक काम करते हैं, लेकिन चूंकि उनका काम ऐसा होता है कि जो लो वेज जॉब्स होती हैं, मतलब ऐसी जॉब्स जिनमें के वेज इतनी ज्यादा नहीं होती है, बहुत थोड़े पैसे उनको मिलते हैं, तो फिर वो बेचारे, उनकी जिंदगियां क्या होती, हैंड टू माउथ उनकी लाइफ होती है कि बस वो जिंदगी की जरूरतें ही, खाना पीना ही किसी तरह से वो पूरा कर पा रहे होते हैं। उससे आगे, उसके बियॉन्ड उनकी लाइफ नहीं होती है। चलें जी, नेक्स्ट है। अच्छा, फार्मर्स इन द रीजन लिव हैंड टू माउथ। इस इलाके में जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो बहुत ही हैंड टू माउथ लाइफ गुजार रहे हैं। मतलब फार्मर्स, देखिए काम उनका बहुत ज़्यादा होता है, फसल उगाना, एग्रीकल्चर, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। तो उसमें वो खून पसीना तो अपना सारा बहाते हैं, लेकिन उनको जो वेज मिलती है उसके, मतलब जो भी पैसे उनको मिलते हैं, वो मुश्किल से ही उससे गुजर बसर करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये भी कॉमन फ्रेज है और स्पोकन इंग्लिश में बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती है। ये राइटिंग में भी होती है, स्पोकन इंग्लिश में भी होती है। इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो है ना वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता हुई है, एकदम से नहीं हुई है, ठीक है। तो उसके लिए कहा जाता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि ये जो चीज़ है ये वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हुई है, एकदम से नहीं हुई है। जैसे कोई फसल आप उगाते हैं, तो फसल जो है वो पक कर जब तैयार होती है, कोई पौधा लगाते हैं, उस पर जो फल लगता है, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। ऐसा नहीं कि आज आपने बीज बोया और कल आपको जो है ना वो उसकी फसल मिल गई या उसका फल मिल गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उसको टाइम लगता है एक चीज को होने में। जिस चीज को होने में टाइम लगे, ग्रेजुअली हो, आहिस्ता आहिस्ता हो, उसके लिए हम यूज करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेंटेंस क्या हो गया? रिलेशनशिप्स लाइक फ्रेंडशिप्स deepen over a period of time as trust is built। जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो ताल्लुकात बनाए जाते हैं, जैसा कि फ्रेंडशिप है, लाइक फ्रेंडशिप्स, जैसा कि दोस्ती होती है, डीपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो वक्त के साथ साथ गहरी होती है। एज ट्रस्ट इज बिल्ड, क्योंकि वक्त के साथ जो है वो ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होता है, ठीक है। एक दूसरे पर एतमाद जो है, एतबार जो है, वो चूंकि पैदा होता है, तो फिर वक्त के साथ दोस्ती गहरी होती है। ऐसा नहीं होता कि आज आप दोस्त बने हैं और आज ही आपकी गहरी दोस्ती होगी, ऐसा नहीं होता है। वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती गहरी, तो कोई भी रिश्ता जो है वो गहरा वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता होता है। इसी तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द पेंट ऑन द हाउस बिगेन टू फेड एंड पील, कि वक्त के साथ जो पेंट था, घर के ऊपर जो पेंट किया हुआ था, वो क्या हुआ, जूं जूं वक्त गुजरा उसके साथ वो फेड होने लग गया, मतलब कि वो फीका पड़ने लग गया। एंड पील, और पील का मतलब है कि पेंट जो उतरने लगता है ना, उखड़ने लगता है पेंट, तो पील करने लग गया, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ यूज किया जाता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाला और ये वाला जो ना, मुझे लगता है पूछने वाले ने इसीलिए पूछा था कि ये कंफ्यूज करते हैं। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ जो है ना, ये हम यूज करते हैं जब हम ये कहते हैं कि एक इवेंट इसलिए हुआ क्योंकि उसके बैकग्राउंड में कोई दूसरा इवेंट चल रहा था, ठीक है। एक कोई मामला हुआ और वो इस वजह से हुआ
क्योंकि उसके बैकग्राउंड में कोई और मामला चल रहा था। वो जो बैकग्राउंड में मामला चल रहा था ना, उस बैकग्राउंड में मामले की वजह से जो है ना वो ये वाला मामला हुआ है। अब बैकग्राउंड वाला चूंकि लोगों के सामने नहीं होता है, वो लोगों को नजर नहीं आ रहा होता है, तो वो पता नहीं होता है किसी को। जो सामने इवेंट हुआ होता है वो सबके सामने ही होता है, तो वो लोगों को नजर आया था, तो लोगों को ये नहीं पता है कि इस इवेंट की बैक स्टोरी क्या है, इसके पीछे क्या चल रहा था जिसकी वजह से ये हुआ है। तो उसके बारे में जब बात करनी होती है तो वहां कहा जाता है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ। ठीक है, वहां पर ये यूज होता है। आपको मैं इसके समझाती हूँ। जैसे कि द मर्जर टुक प्लेस अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंक्रीजिंग कंपटीशन इन द इंडस्ट्री। दो कंपनीज है, उन्होंने फैसला किया, एकदम से न्यूज आई कि भाई ये दो बिग कंपनीज हैं और ये आपस में मर्ज कर रही हैं। एकदम से न्यूज आ गई, लोग सोचने लगे इन दोनों ने आपस में मर्ज क्यों किया एक दूसरे के साथ, बैकग्राउंड में क्या थे फैक्टर्स जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। तो उसको बताने के लिए फिर यूज किया गया है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंक्रीजिंग कंपटीशन इन द इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री के अंदर इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि वो दो कंपनीज जो है वो इंडिविजुअली सरवाइव नहीं कर पा रही थी। तो उनको लगा कि अगर हमको मार्केट में इतने कंपटीशन में सरवाइव करना है तो हमको मर्ज कर जाना चाहिए आपस में। तो वो जो कंपटीशन है ना मार्केट का, वो बैकड्रॉप स्टोरी है। ठीक है, वो बैकग्राउंड में चल रहा है मामला, वो बना है एक मर्जर। मर्जर वो स्टोरी है जो सबको नजर आई है सामने। उसके बैकग्राउंड में क्या हुआ, वो था कंपटीशन इन द मार्केट। तो वो होता है। ठीक है, पॉलिटिक्स में बहुत इस्तेमाल होता है। पॉलिटिक्स में आपको इवेंट्स नजर आ रहे होते हैं, लेकिन उन इवेंट्स के बैकग्राउंड में ना बहुत कुछ चल रहा होता है जिस जो के मतलब उन इवेंट्स को कॉज कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से वो इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे कि द निगोशिएशंस बिगेन अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ बैकड्रॉप ऑफ राइजिंग पॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। देखें, दो ममालिक, उनमें बड़ा मसले मसाइल चल रहे हैं, बड़े सालों से उनके दरमियान में टेंशन्स चल रही हैं। एकदम से जनाब आती है न्यूज कि जी उनके दरमियान में तो निगोशिएशन स्टार्ट हो गई है, बातचीत स्टार्ट हो गई है जी। क्यों स्टार्ट हुई बातचीत, बैकग्राउंड में क्या फैक्टर्स हैं जिसने जिसने बातचीत स्टार्ट की, वो है जो पॉलिटिकल टेंशन्स चल रही है ना दोनों ममालिक, उसकी वजह से हो सकता है उनकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही हो, उसकी वजह से उनके मुल्क का जो लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब हो रही हो, पीस डिस्टर्ब हो रहा हो। तो उनको लगा कि अब इससे ज्यादा हम टेंशन्स को होल्ड नहीं कर सकते, कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो लेट्स निगोशिएट। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है। ठीक है, बैकड्रॉप अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ। अब आ जाता है फॉलोइंग। फॉलोइंग उन्होंने इसीलिए पूछा है कि इसका भी मतलब ये कंफ्यूज करते हैं दोनों आपस में, लेकिन ये मतलब मतलब एक जैसे नहीं है, इनके मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंस है। समझा देती हूँ। जैसे मैंने भी कहा कि अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ क्या क्या मतलब होता है कि एक इवेंट हुआ, उस वो किस वजह से हुआ, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में कुछ चल रहा था। फॉलोइंग हम तब यूज करते हैं जब दोनों इवेंट सामने होते हैं, एक इवेंट हुआ और उसकी वजह से दूसरा इवेंट हुआ, और वो दोनों इवेंट सामने। यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि ये जो एक इवेंट हुआ है चूक इसके बैकग्राउंड में छुपा हुआ कुछ था, फैक्टर्स कुछ थे जो सबके सामने नहीं है। नहीं, फॉलोइंग में ये होता है, आप ये बताना होता है ये हुआ और वो भी सबके सामने हुआ होता है, और उसके बाद ये हुआ। मतलब उसमें आप एक किस्म की इवेंट्स की तरतीब बता रहे होते हैं कि ये हुआ और इसके बाद ये हुआ। वहां पर हम फॉलोइंग जो है ना वो यूज करते हैं। जैसे कि फॉलोइंग हिज ग्रेजुएशन ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ लॉ फर्म। ठीक है, उसकी ग्रेजुएशन, जाहिर बात है सबको पता है उसकी ग्रेजुएशन खत्म हुई। उसकी ग्रेजुएशन खत्म हुई, उसके बाद फॉलोइंग हिज ग्रेजुएशन का मतलब ये कि अपनी ग्रेजुएशन के खत्म होने के बाद ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ लॉ फर्म। उसने जो है वो एक लॉ फर्म के अंदर काम करना शुरू कर दिया। ये दोनों इवेंट्स जो है ना वो दुनिया के सामने, ऐसा नहीं कि लॉ फर्म में जो उसने जॉब ली तो उसके बैकग्राउंड में कुछ हुआ था, बैकग्राउंड में नहीं उसकी ग्रेजुएशन हुई। वो एक इवेंट जो है वो सबके सामने है, वो इवेंट खत्म हुआ उसके बाद दूसरा इवेंट हुआ, तो इस वजह से फॉलोइंग कहा गया। पहला इवेंट खत्म हुआ उसके बाद दूसरा इवेंट हुआ। ठीक है, इस तरह से देयर वाज अ पब्लिक आउटक्राई फॉलोइंग द रिलीज ऑफ द कंट्रोवर्शियल फिल्म। कोई कंट्रोवर्शियल फिल्म आती है, अक्सर होता है ना ऐसा, कोई फिल्म आती है उसका कुछ प्लॉट ऐसा होता है, कोई कंट्रोवर्शियल होता है, कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है। चूंकि फिल्म आई, उस पे कंट्रोवर्सी हुई, कंट्रोवर्शियल फिल्म थी, तो उसके बाद पब्लिक आउटक्राई आया। पब्लिक आउटक्राई का मतलब यह है कि जो पब्लिक का रद्द अमल आता है, गुस्से वाला रद्द अमल आता है, जिसमें पब्लिक किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। ठीक है, उसके खिलाफ एक रद्द अमल दे रही थी, उसको कहते हैं पब्लिक आउटक्राई। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि फिल्म आई, ये एक इवेंट हुआ, फिल्म कंट्रोवर्शियल थी, उसके नतीजे में जो है वो पब्लिक आउटक्राई आया। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया।
अब आ गया है एज इट वर। एज इट वर हम तब यूज करते हैं जब हमने ये कहना होता है, जब कोई भी सेंटेंस बोलने से पहले हम एज इट वर यूज बोलते हैं, तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि जो बात आगे बताई जा रही है ना, ये लिटरल मीनिंग में ना ली जाए, इसको मतलब इसको मिसाल के तौर पे लिया जाए। जब हम मिसाल के तौर पे कोई चीज बता रहे होते हैं ना, वो लिटरल मीनिंग में नहीं उसको आप इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। वहां पर एज इट वर बोला जाता है। सेंटेंस में आपको समझाते हैं, जैसे कि ये सेंटेंस देख लें, ही वॉज एज इट वर द ग्लू दैट हेल्ड द एंटायर टीम टुगेदर। ही वॉज, अगर एज इट वर यहां से मैं निकाल दूं, ओमिट कर दूं, तो क्या होगा, ही वॉज द ग्लू, वो गोंद था, वो ग्लू था, दैट हेल्ड द एंटायर टीम टुगेदर, जिसने सारी टीम को इकट्ठे किए रखा। कोई इंसान ग्लू हो सकता है? नहीं होता। लेकिन हम मिसाल के तौर पे अक्सर बोलते हैं ना, जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो कहते हैं ना कि वो थे एक एक ग्लू की तरह थे, जिन्होंने पूरे घर को, घर के लोगों को आपस में जोड़ के रखा हुआ था। अब इसको आप लिटरल मीनिंग में नहीं ले सकते हैं। इंग्लिश में जब आपने इस तरह से बोलना है, तो वहां पर जो है ना, वो उस चीज को बोलने से पहले एज इट वर बोल दिया जाता है कि भाई आगे जो मैं बात कहने लगा इसको लिटरल मीनिंग में नहीं, इसको मिसाल के तौर पे लें। तो ही वॉज कहने के बाद एज इट वर बोल दिया गया। कहने का मतलब ये कि अगली जो बात कही जा रही है वो मिसाल के तौर पे है कि ही वॉज एज इट वर द ग्लू। अगर एज इट वर को निकाल दीजिए तो फिर जाहिर बात है उसको लिटरल मीनिंग में समझा जाएगा इंग्लिश में। ही वॉज द ग्लू मतलब वो ग्लू था। कोई इंसान ग्लू हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक ना। तो इसलिए एज इट वर उससे पहले बोल दिया गया। ही वॉज एज इट वर द ग्लू दैट हेल्ड द एंटायर टीम टुगेदर, जिसने पूरी टीम को जोड़ के रखा था। हो सकता है वो कैप्टन हो सकता है वो कोच हो टीम का, कोई भी एक बंदा है जो टीम में इतना उसके अंदर वो थी चीज कि उसने पूरी टीम को इकट्ठे जोड़ के रखा हुआ था, टीम को बिखरने नहीं दिया था। इसी तरह से शी वॉज हिज गाइडिंग लाइट, वो उसकी एक रोशनी थी उसके लिए, ठीक है, उसको रास्ता दिखाने वाली रोशनी। अब कोई इंसान रास्ता दिखाने वाली रोशनी होती है, होता है या होती है, नहीं होती ना। आप मिसाल के तौर पे कह रहे हैं, ठीक है, कि वो उसकी जिंदगी में ऐसे थी जैसे एक उसको सीधा रास्ता दिखाने वाली रोशनी। एज इट वर इसलिए उसके बाद बोल दिया गया ये बताने के लिए, ठीक है। हेल्पिंग हिम थ्रू ऑल हिज चैलेंजेस, जो उसकी मदद करती थी उसकी जिंदगी में तमाम मुश्किलात में, जो भी उसकी जिंदगी में चैलेंजेस आए, जो भी मुश्किलात आई, ठीक। नेक्स्ट आ गया जी, वो है जी मोर ऑफन देन नॉट। मोर ऑफन देन नॉट हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज के बारे में कहते हैं कि कोई चीज बहुत दफा होती है, अगर हर दफा नहीं होती लेकिन ज्यादातर होती है, ठीक है। मतलब 100% नहीं है कि 100% हर दफा ही हो रही है, लेकिन ज्यादातर होती है, मतलब 80%, 90%, 95% ये चीज होती है, ठीक। तो वहां पर मोर ऑफन देन नॉट यूज किया जाता है। सेंटेंस क्या होगा, मोर ऑफन देन नॉट शी टेक्स द बस टू वर्क रादर देन ड्राइविंग। मतलब ज्यादातर क्या है कि वो बस से जो है वो अपने काम पे, अपनी ऑफिस पे जाती है, बजाय इसके कि वो अपनी गाड़ी निकाले और ड्राइविंग करके जाए, ठीक है। तो मोर ऑफन देन नॉट का मतलब ये है कि ज्यादातर, मतलब 90%, 95% जो ना इस तरह से होता है। ऐसा नहीं कि 100 टाइम, कभी कभी वो हो सकता है उसने कभी कभी ड्राइव करके गई हो, वो खुद अपनी गाड़ी पे गई हो, लेकिन ज्यादातर जो ना वो बस पे जाती है। इसी तरह से मोर ऑफन देन नॉट हिज जोक्स आर वेल रिसीव्ड बाय हिज कोलीग्स, कि ज्यादातर उसके जो जोक्स है ना, उसके कुलीग्स जो है वो बड़े अच्छे तरीके से उसको लेते हैं, हंसते हैं सारे। कभी कभार होता है कि कोई एक आधा जोक ऐसा हो गया जो किसी को ऑफेंड कर गया, वरना ज्यादातर उसके जो जोक्स हैं वो सब लोग बड़े बड़ी खुश दिली से उसको रिसीव करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, तो ठीक है। तो मोर ऑफन देन नॉट। ओके जी, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आपका इंटरेस्टिंग लेसन था। ऐसे ही आपको कुछ जानना है, कोई कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई फ्रेजेस हैं, कोई वर्ब्स हैं, मतलब वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके लिए लेसन बनाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।